अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कात्यायनी चतुर्वेदी और अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। पॉली हाउस में मिश्रित खेती कर अधिक आय प्राप्त करने की तकनीकी। मूंगफली की फसल में लगने वाले रोगों के लक्षण और उनकी रोकथाम। हमारे प्रदेश के किसान भाइयों का रुझान पॉली हाउस में खेती की ओर हुआ है, जिसमें वो केवल एक ही फसल लगाते हैं जिससे उन्हें अच्छी आय प्राप्त होती है। परंतु किसान भाइयों, अगर आप पॉली हाउस में मिश्रित खेती करते हैं तो इससे आप और भी अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। हमारे बीच जिला कटिहार के एक प्रगतिशील कृषक शिवनाथ कुमार मौजूद हैं, जो कि पॉली हाउस में ही विभिन्न फसलों की मिश्रित खेती कर प्रति इकाई क्षेत्र से अच्छी आय ले रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनके अनुभवों को। हमारे यहाँ अभी पॉली हाउस में बंद गोभी एवं खीरा का रोपाई चल रहा है। ये आने वाला दुर्गा पूजा में बंद गोभी एवं खीरा का मार्केट जो है बहुत अच्छा मिलता है, जिसके चलते हमको अच्छा मुनाफा मिले, इसके चलते मैंने दोनों एक साथ खेती की है। अभी के मौसम में जो बरसात का मौसम आता है, कभी सुखाड़ आ जाता है, कभी इतनी बारिश होती है जो कि अधिक से अधिक फसल का नुकसान होता है। इससे बचने के लिए हमने पॉली हाउस में पैरा क्रॉपिंग बंद गोभी एवं खीरा का खेती किया है। इसकी 3 से 4 बार गहरी जुताई करते हैं और 1000 स्क्वायर मीटर में 100 CFT गोबर की खाद, सरी खाद डालते हैं। इसमें मिट्टी में जीवाणु, रोग रहित जीवाणु से बचने के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी, PSB एवं एजेटोबैक्टर का वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर 8 दिन उसको बैक्टीरिया को बढ़ा लेते हैं और उसी को जुताई में डालते हैं। इसमें हमें ध्यान देना पड़ता है कि 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक किसी रासायनिक कीटनाशक दवा एवं रासायनिक खाद का उपयोग न हो, और इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपनी खेत की तैयारी की है। और आज इसमें बंद गोभी लगा रहा हूँ। खीरा का पंक्ति से पंक्ति 88 इंच और पौधे से पौधे की दूरी 12 इंच है, और बंद गोभी में 22 इंच बाय 12 इंच के दूरी पर लगा के रखे हैं। अभी कुल इसमें 4000 पौधे लगे हुए हैं। रुपाई के 15 दिन के बाद आवश्यकता अनुसार इसको हल्की सिंचाई करेंगे, जो कि ऊपर से उपछा सिंचाई का कहा जाए। वो पूरा वाटर लेवल में नहीं डालेंगे। अगर वाटर लेवल में डालते हैं तो पौधा को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, सूख भी सकता है। इसीलिए हल्की सिंचाई करके 5 से 7 दिन में उसकी कमौनी कर देंगे, और पौधा के अनुसार बढ़ो वृद्धि के अनुसार उसको हम 1 महीना के अंदर ही उसका मिट्टी भर देते हैं। अगर कीटनाशक लगा हुआ है तो उसमें स्प्रे करते हैं, अगर नहीं है, इसमें तो कीटनाशक का प्रभाव बहुत कम ही पड़ता है, बहुत कम ही दवा का उपयोग किया जाता है। कीट व्याधि से बचने के लिए हम लोग प्रकाश प्रपंच का व्यवस्था करते हैं। वो एक लैंप या बत्ती जला देते हैं, किरासन के बत्ती, किरासन तेल का, या बिजली का एक बल्ब जला देते हैं, और नीचे में गमला में पानी भर के रख देते हैं। और रात में इस पॉली हाउस के अंदर में जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो लाइट को देखकर, उस प्रकाश को देखकर अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसको खाने के लिए दौड़ते हैं और वह उसी पानी में डूबकर मर जाते हैं, जिससे कीट व्याधि का प्रकोप
बहुत ही कम जाता है। आवश्यकता के अनुसार से निकाय 12 से 15 दिन में किया जाता है। बरसात के मौसम में थोड़ा ज़्यादा निकाय गुड़ाई की ज़रूरत होती है, जिससे कि ज़मीन में नमी ज़्यादा होती है। नमी ज़्यादा रहने के कारण जितना भी ज़्यादा निकाय गुड़ाई होगी, जिससे होगा क्या कि नमी उसका सूखेगा। अभी लगभग 1000 स्क्वायर वर्ग मीटर में कुल लागत 15,000 रुपये का आता है, जिसमें मुझे 40 कुंटल बंद गोभी एवं 25 कुंटल लगभग खीरा प्राप्त होगा, जिसमें लगभग 75,000 रुपये की राशि अनुमानित होगी और लागत हमारा 15,000 रुपया आता है। कुल खर्च काट करके हमें 60,000 रुपया का मुनाफा प्राप्त होता है। और बाहरी खेती के अनुसार बाहर में हम इतना मुनाफा नहीं ले सकते हैं और इससे हमारी आमदनी बढ़ती है। जिस तरह से मूंगफली की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उसके कारण इसकी फसल मुनाफे की खेती बनती जा रही है। तो जिन किसान भाइयों ने इसकी खेती की हुई है, उसमें इस समय कुछ रोगों का प्रकोप भी होने की संभावना है, जिसकी रोकथाम करके ही आप अधिक उपज की कल्पना कर सकते हैं। अतः मूंगफली की अच्छी उपज के लिए किस प्रकार करें इन बीमारियों की रोकथाम, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RR अहीर से। मूंगफली में प्रमुख रूप से 3 रोग लगते हैं किसान भाइयों। उसमें पहला है कॉलर रोट, दूसरा है टिक्का और तीसरा है विषाणु रोग। तो सबसे पहले कॉलर रोट की बात करें। कॉलर रोट में किसान भाइयों पौधा जमीन की सतह के पास से कवक से ग्रसित हो जाता है। उसमें ग्रसित होने से पौधे जमीन की सतह से टूट जाते हैं। ये रोग लगभग 45 दिन इस फफूंद का ज़्यादा प्रकोप रहता है, बुआई के 45 दिन तक। उसके बाद में इसका प्रकोप स्वतः ही थोड़ा कम होने लगता है। इस रोग की रोकथाम के लिए बीजोपचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीजोपचार में आप 3 ग्राम थायरम या फिर 2 ग्राम मैंकोजेब प्रति किलो बीज के हिसाब से आप बीज को उपचारित करें। बीजोपचार में ध्यान रखना चाहिए कि पुराना जो बीज पड़ा होता है वो उसको अपने को काम में नहीं लेना। वो जो बीजोपचार क्या कि फफूंद ज़्यादा आ जाती है इसमें, तो तुरंत बीजोपचार करें, या तो अपने सामने या फिर बीजोपचार करके 5-7 दिन के लिए रख भी सकते हैं, उसके बाद में बुआई करें। कॉलर रोट जो रोग लगता है इसके लिए रोगरोधी किस्म भी है। दूसरे कॉलर रोट उसके लिए 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा जो मित्र फफूंद है उसको 500 किलो गोबर की खाद में मिला करके और पौधों के आसपास डाल करके निराई गुड़ाई कर दें, इससे भी नियंत्रण होता है। दूसरा महत्वपूर्ण रोग है टिक्का। टिक्का रोग बुआई के 1-1.5 महीने बाद में आने लगता है, लगभग 40-45 दिन बाद में। इस रोग में पत्तियों पर मटियाले रंग के धब्बे बनते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए मैंकोजेब दवा आती है, वो 2.5 ग्राम दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर छिड़काव करें। छिड़काव के बाद में 15 दिन बाद में इस छिड़काव को दोबारा दोहराएं। तीसरा रोग है विषाणु रोग। विषाणु रोग एक क्लम्प वायरस की वजह से आता है। इस रोग में पौधे में छोटे छोटे गुच्छे बन जाते हैं, पत्तियां हल्की मुड़ी हुई गुच्छेदार, ज्यादा गहरे कलर के हरे रंग की होती है, छोटे रह जाते पौधे। इस रोग के नियंत्रण के लिए अगेती बुआई करें तो ये रोग स्वतः ही कम आता है। जून के प्रथम सप्ताह में इसकी बुआई कर दें तो ये रोग कम आता है। इसके अलावा जहां पर पलेवा की सुविधा है तो वहां बाजरे का बीज 100 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई करके 15 दिन के बाद में इस बाजरे को पलट करके बाद में मूंगफली बोवें तो ये रोग 90% तक 90% तक कम हो जाता है। विषाणु रोग के लिए जो क्लम्प वायरस है उसके लिए आप रोगी पौधों उखाड़ कर नष्ट कर दें, ये भी एक नियंत्रण का उपाय है। ये प्रमुख रोग है। इसके अलावा एक रोग और होता है पीलिया रोग, जो पोषक तत्वों की कमी से आता है। पीलिया रोग की रोकथाम के लिए पीलिया रोग में क्या कि हल्के हल्के पौधे पीले सफेद से पड़ जाते हैं और ग्रीन कलर उनका हरा रंग नहीं रहता। इस रोग के नियंत्रण के लिए हरा खसीस 0.5% का घोल का छिड़काव करें और 15 दिन बाद में छिड़काव को दोहराएं। अगर ये नहीं मिले तो जो गंधक का तेजाब है 0.1% का छिड़काव करें, इससे भी इसका नियंत्रण होता है। या फिर 3 साल में एक बार 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गंधक के पाउडर का बुरकाव करें। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ।
बरसात के मौसम में बकरियों की देखरेख और प्रबंधन कार्य। आइए झारखंड की सैर पर चलते हैं। खूबसूरती, प्राकृतिक संपदा और विकास की अपार संभावनाएं हैं यहाँ। पर उन्नति की राह पर ये कैसे गति अवरोधक हैं? खोजेंगे इन्हें, निकालेंगे हल। जोहार झारखंड में। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के लघु और सीमांत किसान भाई बकरी पालन से जुड़े हुए हैं और वो इस व्यवसाय से अच्छा लाभ भी ले रहे हैं। इस लाभ की कड़ी को लगातार बनाए रखने के लिए मौसम के अनुसार इनका प्रबंधन करना बेहद जरूरी होता है, अन्यथा बकरियां कई रोगों की चपेट में आ सकती हैं। तो किसान भाइयों, कैसे करें बरसात के मौसम में बकरियों की देखरेख, इसकी जानकारी दे रहे हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय जिला पटना के डॉक्टर दीपक कुमार। बरसात का जो सीजन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस चीज़ को लेके है कि जो है इस टाइम में जो है वातावरण का आर्द्रता में जो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और बरसात के टाइम में जो है जितने भी जीवाणु विषाणु जितने भी होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इस समय में किसान भाइयों को जो है अपने पशु के प्रति, उसके स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने से उसको बहुत लाभ मिलेगा बकरी पालन में। इसमें जो है फर्स्ट जो है कि जितने भी तरह के बीमारी हैं विषाणु जनित और बैक्टीरियल वायरस जो भी इसके कारक हैं सब एक्टिवेट हो जाते हैं। सबका पहले डिवार्मिंग करवा ले, राउंड वार्म, टेप वार्म और जो है ये लीवर फ्लूक्स, ये सब जितने भी हैं शेड्यूल इसको डिवार्मिंग करवा के उसके बाद वैक्सीनेट करवा ले। आवास की सफाई के लिए है कि वो तो सवेरे और जो है शाम में जो है उसको अच्छी तरह से उसको सफाई करें और जो है इस सीज़न में जो डिसइंफेक्टेंट होता है उसका प्रयोग, जैसे फिनाइल हो गया, उससे थोड़ा सा शेड को धो लें, जिसके कारण होगा कि वो आपका पशु स्वस्थ रहेगा। उसके बाद जो है फिर ये जो बरसात होता है इसमें भीगने से पशु को बचाएं। इससे क्या होता है कि भीग जाने से पशु में निमोनिया हो जाता है। निमोनिया बहुत ही बकरियों के लिए खतरनाक है। उसमें क्या हो जाता है कि पशु भीग जाने के बाद उसमें सडनली जो है एकाएक बात टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाने के बाद नाक से जो है तरल पदार्थ का स्राव होने लगता है, बकरियां सुस्त पड़ जाती है, खाना खाना छोड़ देता है और जो है उसका अगर सही से देखभाल नहीं करते हैं तो वो बकरी मर जाती है, जिससे कि भाइयों को जो लगाए हुए हैं अपना पूंजी उसका पूरा जो है ये लॉस हो जाता है, क्षति हो जाता है। और जो है इस चीज़ के लिए जो है पशु को भीगने से, बरसात के सीज़न में पशु को भीगने से बचाएं, उसको थोड़ा सा सूखा जगह पे रखें और खाना पीना पे थोड़ा सा ध्यान दें और जो है उसके साथ साथ वो मिनरल मिक्सचर, विटामिन सप्लीमेंट जो है अन्य दिनों के अपेक्षा जो है इस सीज़न में उसे प्रोवाइड करें तो आपके जो है बकरी जो है किसी भी जो है बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसमें बढ़ जाएगी और जो है आपका पशु स्वस्थ रहेगा और आप जो है इस पशु जो पालन से जुड़े हुए हैं, बकरी पालन से जुड़े हुए हैं, उसमें आपको पूरा लाभ आप उठा सकते हैं। किसान भाइयों, इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ से। बकरियों में आजकल देखा गया है कि बरसात के मौसम में उनको बहुत ही रखरखाव और खान पान की विशेष व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में बकरियां यदि भीग जाती हैं तो बहुत जल्दी बीमार पड़ती हैं और उनमें रोग भी जल्दी आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो रखरखाव है उनका शेड इस तरह से होना चाहिए कि उसमें पानी रहना नहीं चाहिए और हमेशा शेड को जमीन सतह से करीब 2 फीट ऊंचा बनाना चाहिए, जिससे पानी मान लो उसमें आता भी है
तो वो तुरंत निकल जाए और फर्श सूखा रहे। दूसरे खान पान के लिए यदि बारिश होती है तो जंगल में बकरियों को जाना प्रतिबंधित रहता है, क्योंकि उसमें काफ़ी जो घास है वो गीली रहती है और मुंह पका होने के, मुंह कटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उनके लिए उनको वहीं पर स्टॉल फीडिंग करानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि चारा सूखा रहना चाहिए। मान लो आज शाम को लेके आए चारा, उस चारे को कल खिलाना चाहिए। और जो किडिंग हो रही है, किडिंग में देखना चाहिए कि जब किडिंग होती है पशु की, पशु ब्याता है, तो उन बच्चों को तुरंत ही जो नाल है उसको 2 आंगुल नीचे से काटना चाहिए, टिंचर आयोडीन लगानी चाहिए और उसको एक साफ कपड़े से आने के बाद तुरंत पहुँच साफ कर देना चाहिए। तदुपरांत उसको कोलेस्ट्रम भी पिलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रम पिलाने से उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है बच्चे के अंदर और वो बीमार कम पड़ता है। जिसमें कि आजकल टिक्स का प्रकोप बहुत होता है, किलनी। तो किलनी के लिए जो किलनी है जो पशुओं के शरीर पर चिपक जाती हैं और लार्वा दीवार में जाके दे देती हैं, क्योंकि टिक्स अमूमन उनके खुरों में, पूंछ के नीचे और थनों में ज़्यादा प्रकोप करते हैं और टिक्स की वजह से काफ़ी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो उसको व्यूटॉक्स के घोल से उसको नहलाना चाहिए और जो व्यूटॉक्स का घोल है वो स्प्रे सेड में भी कर देना चाहिए, जिससे लार्वा मर जाएं। एक रोग इनमें और भी आता है PPR के नाम से, उसमें पशु को दस्त हो जाते हैं, पीले रंग का दस्त होता है और पशु 1 हफ्ते के अंदर मर जाता है। तो इसके लिए पहले ही कायदा से तो अभी 15 दिन पहले टीका लगना चाहिए, लेकिन अभी भी उसको हम PPR का टीका लगवा सकते हैं। जो हमारे वेटरनरी डॉक्टर्स हैं वो आजकल PPR का टीका लगा रहे हैं और PPR का टीका लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जो जानकारी है इसको यदि पशुपालक अपनाएंगे तो उससे ज़्यादा लाभ कमाएंगे। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। अच्छी बढ़वार हेतु अदरक की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। जिसका अतीत सुनहरे पलों से गुजरा हो, भविष्य को नहीं गुजरने दें अंधेरे में। अंधेरे को चीरती है ज्ञान की ज्योति। ज्ञान है जानकारी, आपकी, अपनों की, अपने आसपास की। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। आप सबको नरेंद्र मोदी के नमस्कार। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां, एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए सेंट्रल हॉल ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। हमारे जिन किसान भाइयों ने समय से अदरक की फसल लगाई होगी वो अभी बढ़वार की अवस्था लिए खेतों में खड़ी है। इस फसल में वर्तमान समय में कुछ समसामयिक कार्यों को करना बेहद जरूरी होता है। तो किसान भाइयों, कौन कौन से ये समसामयिक कार्य हैं, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक। आजकल अदरक की फसल लगी हुई है किसानों के यहाँ और अदरक का बुआई का समय अप्रैल से जून के मध्य होता है। तो लगभग सभी किसानों ने अदरक की फसल अपनी लगा दी है और आजकल जो ये फसल लगी हुई है तो इसमें लगभग जमाव हो गया है और कुछ जमाव कम हुआ है कुछ जगह। उसका कारण है कि कुछ रोग एवं कीटों का प्रकोप ऐसा होता है कि जमाव कम होता है और आगे भी समस्या आती है। अदरक की फसल में कई प्रकार के रोग लगते हैं, जैसे इसमें एक तो रोग लगता है पर्णचित्ती रोग। पर्णचित्ती रोग टेफ्राइना नामक फफूंदी से लगता है और इस रोग के लगने पर अदरक की पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। कुछ लालिमा लिए हुए ये धब्बे होते हैं
और बाद में ये धब्बे भूरे रंग के बन जाते हैं, फिर आकार में बढ़ने लगते हैं और पत्तियां सब पीली पड़ जाती हैं। तो इससे रोकथाम के लिए किसानों को चाहिए कि इसमें मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर जैसे ही रोग की शुरुआत हो तभी छिड़काव करें और 15 दिन के अंतराल पर दूसरा छिड़काव पुनः करें। दूसरा, एक इसमें पर्ण धब्बा रोग लगता है। तो पर्ण धब्बा रोग भी कवक से ही होता है, फफूंदी से होता है। कोलेटोट्राइकम नामक फफूंदी होती है और पर्ण धब्बा में भी कुछ छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं और शुरू में ये 3-4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और चौड़ाई कम होती है। अंदर का इनका रंग सलेटी रंग का होता है और बाहर से किनारे भूरे रंग के होते हैं। धीरे धीरे ये धब्बे आकार में बढ़ते जाते हैं और इससे पत्तियां धीरे धीरे सूख जाती हैं और सूखने के बाद में पौधा कमज़ोर पड़ जाता है और उपज में भारी कमी आ जाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए कार्बनडाजिम 0.1% का घोल बनाकर छिड़काव करें अथवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 30 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। तीसरे, इसमें एक जो सबसे मुख्य रोग है अदरक का, वो प्रकंद गलन का रोग है। प्रकंद गलन के रोग में इसमें प्रकंद जो है गलने लग जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हमें मैंकोजेब का 0.25% का घोल बनाकर प्रकंदों को उसमें डुबाना चाहिए और 1 घंटा डुबाने के बाद छाया में सुखाने के उपरांत तभी बुआई करनी चाहिए। लेकिन यह है कि जिन किसानों ने बीजोपचार नहीं किया है, अगर प्रकंद गलन का रोग अब आ रहा है तो उसके कारण से ऐसा होता है कि प्रकंद से लेकर ऊपर तक उसमें जो जोड़ होता है, जोड़ पर वो गलन दिखाई देता है और धीरे धीरे पूरा प्रकंद गलने लग जाता है। प्रकंद गलने के उपरांत वो थोड़ा नरम हो जाता है और पौधे सूखने लग जाते हैं। तो इस रोग की रोकथाम के लिए जो पौधे प्रकंद गलन रोग से ग्रसित हो गए हैं उनको उखाड़ दें और बाकी में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 30 ग्राम प्रति 10 लीटर का घोल बनाकर इसकी ड्रेंचिंग करें, तो तभी इसकी थोड़ी रोकथाम होगी। एक इसमें बैक्टीरिया से भी बीमारी आती है, बैक्टीरियल विल्ट। तो बैक्टीरियल विल्ट में भी जो राल्स्टोनिया नामक बैक्टीरिया होता है उससे ये बीमारी आ जाती है और उसमें पत्तियों पर लंबी लंबी धारियाँ बनने लग जाती हैं और धारियाँ आकार में बढ़ने लग जाती हैं, पत्तियाँ धीरे धीरे पीली पड़ने लग जाती हैं। तो उससे उपज में भारी कमी आ जाती है। तो बैक्टीरियल विल्ट की रोकथाम के लिए ब्लीचिंग पाउडर का हल्का घोल बनाकर उससे सींच सकते हैं इसको, तो उससे इसकी रोकथाम होगी। दूसरे, इसमें कुछ कीट भी लगते हैं। मुख्य कीट इसका प्रकंद बेधक होता है। जो प्रकंद होता है अदरक का उसमें छेद बना देता है और तने में भी घुस जाता है, तो जिससे पूरा प्रकंद गल जाता है बाद में। तो उसकी रोकथाम के लिए कोई कीटनाशक जैसे कि मेलाथियान है 0.1% का घोल बनाकर हम उससे उसकी ड्रेंचिंग करें, जिससे कि प्रकंद बेधक कीट की रोकथाम हो सके। एक इसमें कीट और लगता है जो पत्तियों को काट देता है और धीरे धीरे वो पत्तियों को काटकर पत्तियां छन्नी जैसी होने लग जाती हैं। तो इसके लिए भी किसी उचित कीटनाशक जैसे मेलाथियान का ही इसमें घोल बनाकर हम छिड़काव कर सकते हैं, तो उससे कीट की रोकथाम होगी। और दूसरे, इसमें हम नीम ऑयल का 5 मिलीलीटर प्रति लीटर का घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं, तो ये पत्तियां काटने वाले कीड़े दूर रहेंगे। तो इस तरीके का आप इसमें जो है ध्यान रखेंगे इन बातों को, तो आपकी अदरक की फसल अच्छी होगी और अच्छी उपज प्राप्त होगी और उससे आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल जरूर करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला गुमला के कृषक शिशुपाल सिंह ने। यह मक्का की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो शिशुपाल सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई, मैं समझता हूँ कि आपके खेत में जो मक्के का फसल होगा वह करीब 15 से 30 दिनों का फसल होगा। यदि आप
जिसमें बुआई कर रहे हो, यदि उस समय आप खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं किए हो, तो अभी यदि क्रॉप आपका 15 से 20 दिनों का हो, तो उस हालात में आप एट्राजीन, एक खरपतवार नाशी आता है, एट्राजीन 50% का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से करीब 700 से 800 लीटर पर हेक्टेयर की दर से आप उसका खरीफ फसल में प्रयोग कर सकते हैं। इससे जो भी खरपतवार होगा वो नाश हो जाएगा, सूख जाएगा। और दूसरी बात है कि आप खुरपी से निकाय गुड़ाई कर दें, और निकाय गुड़ाई करने के बाद उसमें नित्रजन का फर्स्ट ऑफ ड्रेसिंग करते, फर्स्ट उपरिवेशन करके और मिट्टी को आप पौधा पर चढ़ा दें, जिससे कि हवा चलने पर पौधा गिरे नहीं। उसके बाद आप सिंचाई कर दें। मक्का में स्टेम बोरर यानी तना छेदक एक प्रमुख कीट है। इसके नियंत्रण करने के लिए एक बाजार में दवा आती है थायमेट 10G दानेदार। इसका थायमेट 10G का करीब 7 से 8 दाना प्रति गड्ढा में डाल दें। इससे जो भी स्टेम बोरर का प्रकोप होने की संभावना होगी वो खत्म हो जाएगा। जरूरत के अनुसार आप सिंचाई करें। यदि 25 से 30 दिन का क्रॉप हो गया हो, घुटना भर क्रॉप हो गया हो, तो उसमें आप नित्रजन का फर्स्ट ऑफ ड्रेसिंग कर दें। आप जानते हैं कि बरसात के मौसम में पानी जमाव की समस्या हो सकती है। इसके लिए आप अपने खेत से पानी निकासी का प्रबंध कर दें, जिससे कि फसल में पानी का जमाव नहीं हो सके। आप जरूरत के अनुसार पानी का निकासी कर सकें। तो इन सब बातों को ध्यान रखने की जरूरत है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। तो चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। श्रीविधि से रोपे गए धान में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।